नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने चाइना में विजिट किया है। तो अब बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सामने उठा रहे हैं कि अभी पिछले कुछ टाइम से आपने देखा होगा कि रशिया और चाइना की जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी डीपेंड हो गई है और उसकी वजह से इंडिया और रशिया की भी काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप है। और आपको पता है कि इंडिया और चाइना का काफ़ी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है। तो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल्स ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि अगर रशिया और चाइना बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं तो क्या इसमें इंडिया के लिए परेशान होने की बात है। और ये जो रशिया और चाइना का क्लोज आना है या जो उनकी रिलेशनशिप आज हम प्रेजेंट डे में डेवलप होती हुई देख रहे हैं, तो उसकी जियोपॉलिटिकल चेंजेस क्या होंगे या उससे जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से मूव करेगी, कैसे चलेगी आगे चल करके, क्या ये नया एक्सिस बनेगा, क्या ये वो वाला रिलेशनशिप होगा जो अभी यूएसए और इजराइल का है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी क्या हुआ है कि आप सबको पता था कि रशिया के अंदर में इलेक्शंस थे और ये इलेक्शंस ने व्लादिमीर पुतिन को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दी। ऑलमोस्ट 87% वोट्स उन्होंने गेन किए और किसी कंट्री में 87% वोट गेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो 87% वोट उन्होंने गेन किए और लगातार 5वीं बार वो सेलेक्ट होकर के प्रेसिडेंट बन गए, इलेक्ट होकर के प्रेसिडेंट बन गए। अब हालांकि व्लादिमीर पुतिन को बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि इनका इलेक्ट होना तो निश्चित था, बात ये थी कि वो कितना परसेंट वोट पाते हैं, क्योंकि उन्होंने सेकंड लाइन और थर्ड लाइन लीडरशिप बिल्कुल ख़त्म ही कर दी थी। तो और कोई था नहीं उनके सामने इतना मजबूत ओपोनेंट भी वो खुद ही चूज़ करते हैं। तो एक तरीके से वो इलेक्शंस पहले से ही जीते हुए थे। इस बात को कुछ हद तक आप सही मान सकते हो, कुछ हद तक ये बहुत ज़्यादा एग्जैगरेटेड है, ये मैं मानता हूँ। हाँ देखो, जब बात आती है अपोजिशन की तो अपोजिशन ठीक है, वहाँ पर कोई अपोजिशन उतना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं था, लेकिन स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं था फिर भी उनको 87% वोट मिले। अगर लोग चाहते ही नहीं व्लादिमीर पुतिन को चूज़ करना तो वो एट द फर्स्ट प्लेस वोट देने ही नहीं जाते। वोटर टर्नआउट ही उतना नहीं होता, उतने वोट्स पड़े ही नहीं होते तो उनको मिले ही नहीं होते। अब अगर 87% वोट्स मिले हैं उनको और वोटर टर्नआउट हर बार की तरह मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है, जैसा पिछली बार था, जैसा उसकी पिछली बार था, जैसा पहली बार था व्लादिमीर पुतिन जब प्रेसिडेंट बन करके आए थे तो भी उतना ही परसेंट वोट पड़ते थे रशिया में और आज भी उतने ही परसेंट वोट पड़ते हैं रशिया के अंदर में। तो दैट शोज कि लोग उतना ही वोट देने जा रहे हैं। दैट मीन्स दे हैव ट्रस्ट इन व्लादिमीर पुतिन। नाउ अब व्लादिमीर पुतिन जब प्रेसिडेंट बन करके आते हैं तो वो अपने पहली विजिट जाते हैं, इंटरनेशनल विजिट, और वो उनकी पहली इंटरनेशनल विजिट जो है वो चाइना के अंदर में है, जहां पर वो अपने काउंटर पार्ट प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। अब यही चीज़ को लेकर के बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। एक एक करके हम उन सारे सवालों के जवाब देंगे। पहली चीज़ तो हम बात करेंगे रशिया और चाइना के रिलेशनशिप पर, उनकी सिमिलैरिटी पर। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे उनकी कॉमन एनिमी पेयर। और तीसरी चीज़ हम समझेंगे बहुत डिटेल में कि एक्चुअल में क्या इस रिलेशनशिप की कोई लिमिट है कि नहीं है। बिकॉज ऐसा मानते हैं बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कि जो रशिया और चाइना की आज की रिलेशनशिप है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं। अब आप इन दोनों का टर्म देखो, अगर व्लादिमीर पुतिन का और जी जिनपिंग का। व्लादिमीर पुतिन के बारे में मैंने आपको बता दिया, 5वीं बार ये प्रेसिडेंट बने। अब वहीं पर सेम जी जिनपिंग को अगर आप देखोगे तो जी जिनपिंग भी लगातार तीसरी बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं और ऑलमोस्ट 15 साल से रूल कर रहे हैं चाइना के अंदर में, और व्लादिमीर पुतिन जो है वो 20-25 साल से रूल कर रहे हैं। अब इन दोनों की अगर आप सिमिलैरिटी देखो रूल करने की, तो ये दोनों लीडर्स एक ही तरीके के लीडर हैं। सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन लीडरशिप में बिल्कुल भी बिलीफ नहीं है व्लादिमीर पुतिन का भी, जी जिनपिंग का भी। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ की सिचुएशन देखो, चाइना की और रशिया की। कम्युनिज्म दोनों जगह पर है, दोनों कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं, तो दोनों का थॉट प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा एक जैसे है। अब अगर आप बात करें रूल करने के तरीके की, तो रूल करने का तरीका दोनों का काफ़ी अग्रेसिव है। अब रशिया को आप हमेशा से एक मिलिट्री पावर की तरह देखते हो, रशिया हैज़ ऑलवेज बीन इन मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। अब अगर चाइना की बात करो, आप खुद के अपने हम इंडिया का बॉर्डर देखो एलएसी, तो एलएसी के बॉर्डर पर चाइना हमेशा कुछ ना कुछ बदमाशी करता है, हमेशा कुछ ना कुछ अग्रेसिवनेस दिखाता है। और ये चीज़ दिखाती है कि चाइना बहुत अग्रेसिव है। जैसे आप मैरीटाइम बॉर्डर्स पर देखो, फिलीपींस की वाटर बोट्स को हमेशा वाटर कैनन से अटैक करना चाइनीज़ कोस्ट गार्ड द्वारा। फिर आप ताइवान चले जाइए, ताइवान में आपने देखा होगा कि ताइवान के एयर स्पेस को बार बार वायलेट करना, बार बार उनके एयर स्पेस में अपनी प्लेन्स लेकर के जाना। अब ये सारी चीज़ें क्या दिखाता है कि चाइना भी काफ़ी अग्रेसिव नेशन है। तो चाइना और रशिया की ये अग्रेसिवनेस एक वो सिमिलर कॉमन पॉइंट है जो इन दोनों लीडर्स को क्लोज लाती है। अब अगर जी जिनपिंग के अलावा आप मान लो कोई भी और लीडर होता चाइना के अंदर में जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट होता,
तो यहाँ पर जो आज रिलेशनशिप आप डेवलप होती हुई देख रहे हो वो आप नहीं देख रहे होते। तो स्ट्रॉन्ग जो लीडर्स हैं दोनों, ये स्ट्रांगनेस जो है इन दोनों लीडर्स को क्लोज ले आती है। अब वो स्ट्रांगनेस आपको और जगह भी दिखेगी। जैसे आप देखोगे कि रशिया और इंडिया की जो रिलेशनशिप रही है वो हमेशा उस टाइम पर रही है जब इंडिया के अंदर में जो बहुत डीपेंड रिलेशनशिप रही है वो हमेशा उस टाइम पर रही है जब इंडिया के अंदर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर रहा है। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पर आप देखोगे तो रशिया के साथ हमारी रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी डिपेंड हो गई थी। फिर आप नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर देख रहे हो कि काफ़ी इन डेप्थ रिलेशनशिप चली गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर देखो रशिया के साथ काफ़ी डीप रिलेशनशिप हो गई थी। तो रशिया को हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग लीडर्स ने रूल किया है और उनको जो रिलेशनशिप बनानी है वो भी हमेशा स्ट्रॉन्ग लीडर्स के साथ ही वो बनाते हुए नजर आते हैं। अब ये तो हो गई कॉमन सिमिलैरिटी इन दोनों लीडर्स की। अब इन दोनों कंट्रीज को जो चीज़ साथ में पकड़ करके जकड़ करके रखती है वो है कॉमन एनिमी। अब आप सबको पता है कि प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर में दो पावर ब्लॉक्स हैं। एक पावर ब्लॉक में आज आप रशिया और चाइना को देखते हो, दूसरे पावर ब्लॉक में आप यूएस को देखते हो। अब इसमें आप दो चीज़ और ऐड कर सकते हो। इस वाले पावर ब्लॉक में जो एक्सिस बन रहा है इसमें आप ईरान को भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ईरान का कोई जिक्र नहीं था इस पूरे वीडियो में तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया नहीं था। और इसमें आप नॉर्थ कोरिया को भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर। नाउ दूसरी तरफ यूएसए के साथ में आप इजराइल को तो ऐड कर ही लेंगे, उसके साथ में आप कुछ हद तक यूके को भी ऐड कर सकते हैं और इसके साथ में कुछ हद तक हम फ्रांस को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस बोथ पावर ब्लॉक्स। ये पावर ब्लॉक मच वीकर है इस पावर ब्लॉक से। दिस पावर ब्लॉक इज मच अग्रेसिव एंड बहुत कुछ कर सकता है ये पावर ब्लॉक। और यही चीज़ कॉमन एनिमी वाली जो चीज़ है ये चल रही है ऑलमोस्ट कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स से शुरू हो रही है। तो वहाँ से ये कॉमन एनिमी की चीज़ चल रही है जो इन सारे नेशंस को साथ में जकड़ करके रखती है। बहुत बड़ा वो इफेक्ट है, क्योंकि देखो नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, चाइना सबका कॉमन एनिमी है यूएस। और जो ये बाकी के कॉमन एनिमीज है जैसे इजराइल है तो ये यूएस की वजह से इजराइल है। फ्रांस से अगर ये यूके से प्रॉब्लम है, यूके फ्रांस से कोई डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर एक्सिस की तरह देखो तो प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ जो है कॉमन एनिमी वाली चीज़ यही इस पूरे रशिया और चाइना का जो एक्सिस है, जो इनकी रिलेशनशिप है उसको एक साथ बाइंड करके रखती है। नाउ वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा अनअकैडमी टीम की तरफ से। अब देखो अनअकैडमी टीम ने आपके लिए जितनी भी हमारी वर्ल्ड अफेयर्स की पब्लिक है उसके लिए एक घंटे का पावर पैक्ड मास्टर क्लास प्लान किया है और ये मास्टर क्लास पूरी तरीके से जियोपॉलिटिक्स के ऊपर होने वाला है। अब इस मास्टर क्लास में आपको अगर ये मास्टर क्लास आप ज्वाइन करते हो, ये मास्टर क्लास लाइव होगी, मैं ही ये मास्टर क्लास ले रहा हूँ और इसमें हम कई सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम उस कोल्ड वॉर की जियोपॉलिटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप देखो कोल्ड वॉर की जियोपॉलिटिक्स को अगर आप समझ जाओगे तो प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑर्डर में यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चीज़ें हो रही हैं वो आप पूरी तरीके से समझ सकते हो। क्योंकि बहुत हद तक कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स ने आज का जो आप वर्ल्ड ऑर्डर देखते हो उसको डिज़ाइन किया है। मतलब वहाँ से वो चीज़ें शुरू हुई थी जो आज हो रही हैं। देखो जियोपॉलिटिक्स के अंदर में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सबको पता है कि क्या हो रहा है, मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग, बट व्हाट इज़ हैपनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाई इट इज़ हैपनिंग। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है दैट व्हाई नाउ। तो ये सारे सवाल जो हैं इन सब के जवाब इस मास्टर क्लास में आपको मिल जाएंगे। ये मास्टर क्लास लाइव होने वाली है तो बहुत हद तक ये इंटरैक्टिव सेशंस भी होंगे। उसके साथ साथ एक टॉपिक और हम डिस्कस कर रहेंगे जहाँ पर कि हम किस तरीके से पूरी दुनिया जो है वो जियोपॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स पर शिफ्ट कर गई। और आज जो प्रेजेंट डे आप जियोपॉलिटिक्स देखते हो उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट जियो इकोनॉमिक्स का होता है। तो ये जियो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में होती क्या है, कैसे डील होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सारा कुछ आपको इस मास्टर क्लास के अंदर समझ में आ जाएगा। तो मतलब ये हम क्लास जो है वो ऑलमोस्ट 1940 के जियोपॉलिटिक्स से शुरू करेंगे और ये ऑलमोस्ट हम कवर करेंगे प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिक्स 2024 तक। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली ये सारी पूरा टाइमलाइन जो पूरा टाइम पीरियड है ये एक घंटे में तो नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए कई सारी मास्टर क्लासेस लगेंगी। तो उसी में ये पहली मास्टर क्लास होगी और इसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे चलेगी। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पर जाएंगे आप, वहां पे जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। याद रखिएगा 21 में यानी कि ट्यूसडे को 7 बजे शाम को ये मास्टर क्लास शुरू होगी जो कि लाइव होगी। नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो। अब
अगर आप देखो प्रेजेंट डे में, अब आ जाते हैं प्रेजेंट डे में रशिया और चाइना की रिलेशनशिप को देखने में, तो देखो यूक्रेन के वॉर के बाद रशिया को किन किन कंट्रीज ने हेल्प किया है। हर कंट्री जो कि रशिया की हेल्प करने वाली है, जो कि रशिया की अच्छी रिलेशनशिप वाली कंट्री थी, जैसे कि बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इंडिया, चाइना, इन सारी कंट्रीज, मतलब 5 कंट्रीज को आप उठा सकते हो जिन्होंने सच में हेल्प की है रशिया की इन द ट्रू सेंस। अब उसमें आप देखो कि नॉर्थ कोरिया ने आर्म्स एंड एमुनिशंस दिए सीधा सीधा रशिया को, और फिर यहाँ पर जो ईरान है उसने रशिया को ड्रोन्स दिए, यहाँ पर जो ड्रोन्स को उसने बड़ी मात्रा में यूक्रेन में यूज़ किया। वो काफ़ी चीप ड्रोन्स थे जिनको रशिया ने बड़ी मात्रा में यूज़ किया यूक्रेन का, और यूक्रेन का काफ़ी नुकसान हुआ उन ड्रोन से। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ और एक और इंटरेस्टिंग चेंज आया है इस पूरे रिलेशनशिप के अंदर में, चेंज आया है नॉर्थ कोरिया के अंदर में। अब नॉर्थ कोरिया में क्या हुआ कि वहाँ के जो डिक्टेटर थे किम जोंग उन, तो किम जोंग उन जो है वो पता है आपको कि वो थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, और उनकी सिस्टर अभी सब कुछ एडमिनिस्टर कर रही हैं पूरे नॉर्थ कोरिया के अंदर में। अब जब उनकी सिस्टर सब कुछ एडमिनिस्टर कर रही हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर में, तो एक इंटरेस्टिंग चेंज आया, बल्कि आज का ही बयान है उनकी सिस्टर का, कि नॉर्थ कोरिया में ने कभी भी कोई डायरेक्ट आर्म्स एंड एमुनिशंस रशिया को नहीं दिए, या कोई भी ऐसा बैंड चीज़ जो कि रशिया और यूक्रेन के वॉर में यूज़ कर रहा हो रशिया, उसको नहीं दिया है नॉर्थ कोरिया ने। तो ये चीज़, ये स्टांस साफ साफ क्या दिखाता है, ये स्टांस साफ साफ ये चीज़ दिखाता है कि नॉर्थ कोरिया शायद न्यूट्रल रहने की कोशिश करना शुरू कर चुका है, या लीडरशिप चेंज हुई है, उसकी वजह से जियोपॉलिटिक्स में नॉर्थ कोरिया अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। बट इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, बहुत मैं कॉन्फिडेंटली ये चीज़ नहीं कह सकता। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि शायद नॉर्थ कोरिया, क्योंकि किम जोंग उनका आपको पता है कि शायद वो ही इज़ नॉट वेल, ही इज़ नॉट मेंटली वेल, ऐसी न्यूज़ आ रही है वहाँ से सामने। हालांकि जो ओरिजिनल न्यूज़ होती है तो वो बाहर आ नहीं पाती है नॉर्थ कोरिया से, बट शायद इस वजह से वो लोग थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम्स को इन्वाइट नहीं करना चाहते, और इसीलिए वो इन सारे इशूज़ को अवॉइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या के। तो इट कैन बी बोथ वेज। तो नाउ रशिया मतलब नॉर्थ कोरिया और ईरान ने दोनों ने हेल्प करी रशिया की डायरेक्टली। अब आती है बात चाइना की, तो चाइना ने आखिर रशिया की कैसे हेल्प करी। अब चाइना और रशिया का रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल को डिपेंडेंट है। नाउ बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि रशिया और चाइना का अगर आप रिलेशनशिप देखोगे ना, तो रशिया जो है वो एक जूनियर पार्टनर है चाइना का, बन चुका है जूनियर पार्टनर, क्योंकि रशिया को चाइना की ज़्यादा ज़रूरत है, चाइना को रशिया की उतनी ज़रूरत नहीं है। बट देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बहुत माइन्यूटली नोटिस करोगे तो चाइना और रशिया को दोनों को एक दूसरे की काफ़ी ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि चाइना ने इतने सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, रशिया के थ्रू पाइपलाइन जा रही है, फिर मिडिल ईस्ट के अंदर में मतलब सेंट्रल एशिया के अंदर में उन्होंने मिडिल कॉरिडोर का प्रोजेक्ट शुरू किया है जो कि जाके जुड़ेगा मिडिल ईस्ट से, और फिर मिडिल ईस्ट से वो कनेक्ट करेगा यूरोप को। अब ये सारा प्रोजेक्ट जो है वो पूरा कंप्लीट होने में 10 से 15 साल लगेंगे, और 10 से 15 साल तक चाइना को रशिया की इतनी ही ज़रूरत है जितना रशिया को अभी प्रेजेंट डे में चाइना की ज़रूरत है यूक्रेन के वॉर की वजह से। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए उतने ही ज़रूरी हैं। अब रशिया चाइना को क्या देता है? रशिया चाइना को देता है डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल और गैस, और चाइना उसके बदले में रशिया को देता है ये सारे इक्विपमेंट्स, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स, टेक्सटाइल्स देता है, कार देता है, प्लास्टिक्स देता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चेंज है इस दोनों रिलेशनशिप के अंदर में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, अगर हम बात करें ईरान की, अगर हम बात करें बेलारूस की, बेलारूस ने खुला ग्राउंड दिया रशिया को, टैक्टिकल एडवांटेज दिया कि आप में हमारी लैंड को यूज़ करो यूक्रेन को दूसरी तरफ से घेरने के लिए। नॉर्थ कोरिया ने आर्म्स एंड एमुनिशंस दिए, डायरेक्टली दिए। उसके बाद ईरान ने डायरेक्टली ड्रोन्स दिए, सबमिट भी किया वो ड्रोन्स को, सब पूरी दुनिया को पता है कि ईरान के ड्रोन्स हैं। लेकिन चाइना को आप देखो, इंटरेस्टिंगली चाइना ने कहीं पर भी रशिया को डायरेक्टली कोई ऐसी बैंड चीज़ नहीं दी है जो वो रशिया यूक्रेन के वॉर में यूज़ कर पाए। चाइना पीछे से पैसा लगा रहा है, चाइना रशिया को एक बहुत बड़ा मार्केट दे रहा है ईयू के जगह पर। तो ये साफ साफ दिखाता है कि जिस हद तक ईरान और नॉर्थ कोरिया कमिटेड है रशिया के लिए, उस हद तक चाइना बिल्कुल भी कमिटेड नहीं है। तो जो पहला सवाल पूछा गया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि क्या ये रशिया चाइना की रिलेशनशिप एक नो लिमिट रिलेशनशिप है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उनकी लिमिट्स है, वेरी मच लिमिट्स है, और चाइना खुद को अगर न्यूट्रल रखने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो एक विंडो, छोटा सा विंडो खोल रहा है निगोशिएशन के लिए, कि अगर इनकेस ऐसा ग्राउंड आता है जहां पर निगोशिएशंस हो पाए with the other world order, with the other axis, तो चाइना इज वेरी मच कीन टू हैव दैट निगोशिएशन, और इसीलिए वो छोटा सा विंडो खोल रहा है। और इसीलिए इंडिया को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है
चाइना और रशिया के इस रिलेशनशिप से, बिकॉज व्लादिमीर पुतिन वेरी मच अंडरस्टैंड्स दिस रिलेशनशिप, और अभी क्योंकि उनको ज़रूरत है, सी दे आर वेरी टैक्टिकल लीडर्स। तो ये ऐसा नहीं है कि इनसे दोस्ती हो गई तो उनसे दुश्मनी कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इंडिया के केस में देखिए, इंडिया हैज़ प्लेड सो टैक्टिकली थ्रू आउट दिस डिकेड। मतलब आप देखो कि रशिया गोइंग वेरी मच क्लोजर टू रशिया, हेल्पिंग रशिया थ्रू ऑयल, और उसके बाद गोइंग वेरी मच क्लोजर टू यूएस एज वेल। यूएस डेस्परेट है इंडिया के रिलेशनशिप के लिए, इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग एंड ऑल। मतलब आप सोचो कि वो ड्यूअल रिलेशनशिप है क्यों। एक तरफ यूएस जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है इंडिया के इलेक्शंस को, वो पन्नू के केस में, निज्जर के केस में कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा है, दूसरी तरफ एरिक गारसेटी कहते हैं भाई इंडिया जैसी तो डेमोक्रेसी ही नहीं है। सो दिस शोज की यूएस कितना डेस्परेट है इंडिया के लिए, और उतना ही ज़रूरत रशिया को भी इंडिया की है, उतनी ही ज़रूरत इंडिया को भी रशिया की है। तो चाइना के क्लोज जाने से इंडिया की रशिया से कोई भी रिलेशनशिप खराब नहीं होगी। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।